नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज आप लोगों के लिए दृष्टि आईएएस का टेस्ट सीरीज जो हिंदी मीडियम का साथियों, ये 5 नंबर का टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं साथियों। और साथियों, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें साथियों। तो साथियों, ये टेस्ट सीरीज़ की पीडीएफ के साथ साथ जितना मैं टेस्ट सीरीज आप लोगों को करवाता जा रहा हूँ साथियों, इसकी पीडीएफ और साथियों 15 साल पीछे से आप लोगों का जो प्री का जो पेपर हुआ साथियों और सीसेट का जो पेपर हुआ है साथियों, इसका जो है साथियों मैं पूरी पीडीएफ जो है पेपर जो है सॉल्व सही जो है आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा साथियों। तो इन सभी की पीडीएफ पाने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1.2 सब्सक्राइबर जैसे ही मेरे साथियों पूरे हो जाते हैं, मैं आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से और साथियों या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, जी हाँ, व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को पर्सनली भी जो है पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा साथियों। तो साथियों, बिना देरी किए हुए हम दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज जो है 5वें नंबर की स्टार्ट करते हैं साथियों। जी हाँ, तो आइए बढ़ते हुए साथियों, ये पर्यावरण से संबंधित जो है ये है साथियों टेस्ट सीरीज। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना। जी हाँ, तो आइए हम पहले क्वेश्चन पर आ गए साथियों। जी हाँ, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? बायोरेमेडियस तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तेज़ तरीका है। दूसरा, स्मीकर्स ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है साथियों। जी हाँ, इसका आपको साथियों सही कोड जो है चुन करके इसमें से बताना है कि इसका जो है सही आंसर क्या है। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, केवल दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। तो साथियों, ये होता है ना कि इनकी जो व्याख्या अगर स्पष्ट कर ली जाए तो इसके साथ में अन्य क्वेश्चन भी आपको जो है बन जाते हैं साथियों, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, लेकिन साथियों एरिया जरूर रिपीट होता है। अगर इस एरिया से कोई आज क्वेश्चन बना, इस टेस्ट सीरीज में इस प्री के क्वेश्चन बना है आपका, तो साथियों बहुत अच्छा चांस होता है आपका कि अगले जो है जो प्री का पेपर होने वाला है उसमें जो है उस एरिया से जो है आपका जो है क्वेश्चन बने। तो इसलिए साथियों पूरा जो है स्पष्ट करते हुए अपने चलिए, तो साथियों इसकी व्याख्या कर लें अगर, तो तेल रिसाव है क्या पहले ये जानते हैं। तो तेल रिसाव पर्यावरण में कच्चे तेल जिसमें गैसोलीन, ईंधन या अन्य तेल उत्पादों को किसी भी अनियंत्रित रिसाव को संदर्भित करता है, जिसको हम तेल रिसाव बोलते हैं साथियों। तेल रिसाव की घटना भूमि में, वायु में पानी को प्रदूषित कर सकती है। हालांकि इसका प्रयोग सामान्य तौर पर समुद्र के तेल रिसावों के संदर्भ में किया जाता है साथियों। जी हाँ, और अगर हम इसकी बात कर लें साथियों कि जो ये तेल है जो मुख्य रूप से महाद्वीपीय चट्टानों में गहन पेट्रोलियम अन्वेषण एवं उत्पाद तथा जहाज़ों में बड़ी मात्रा में तेल के परिवहन के परिणाम स्वरूप तेल रिसाव एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या बन गया है। जी हाँ, अब जैसे इनमें सामान्य नौकायान, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह जो इससे मतलब प्रभावित होती रहती हैं साथियों, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है ये जो है तेल रिसाव बन गया है साथियों। चलिए, और इसके साथ में हम देख लेते हैं कि स्मीकर्स क्या है। जी हाँ, स्मीकर्स ऐसे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग पानी की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। ये है आपका स्मीकर्स। जी हाँ, तो यह कथन आपका एकदम सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर साथियों 2 नंबर का देखते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण, जिसको हम पीएमएफएमई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, मतलब कौन सा कथन इसमें से सही है यह आपको बताना है साथियों। तो पहला कथन, यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत संचालित एक योजना है। ऑप्शन बी, यह भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ऑप्शन सी, यह योजना अपने कार्यान्वयन में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। ऑप्शन डी, एक परिवार के कई सदस्य इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इसमें से आपको सही आंसर आपको चुन के बताना है साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह योजना अपने क्रियान्वयन में एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण को अपनाती है। जी हाँ साथियों, चलिए थोड़ी सी इसकी भी हम चर्चा किए ले रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है साथियों। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण
योजना को शुरू किया गया है। यह वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए, जी हाँ 5 वर्षों की अवधि के लिए एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना है साथियों। जी हाँ, इनके उद्देश्यों की तो अगर हम बात कर लें शॉर्टकट में साथियों, तो तकनीकी ज्ञान है, कौशल प्रशिक्षण है, आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, सर्विसेज के माध्यम से उद्यमियों की क्षमता का निर्माण करना है। ठीक है, यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में एक स्तर का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाती है। जी हाँ साथियों, तो जिसको हम बोलते हैं ODOP। जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग, ODOP। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन, इसमें एक और चीज़ है साथियों, एक परिवार की केवल एक ही व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। मतलब ये नहीं कि इसमें एक परिवार के कई लोग आ जाएं, मतलब एक परिवार एक व्यक्ति। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निवेश प्रोत्साहन समझौते IIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित, जी हाँ हस्ताक्षरित पहला IIA है। ठीक है, दूसरा क्या है साथियों? US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन DFC के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करने हेतु समझौता एक कानूनी आवश्यकता है। जी हाँ, इसमें से आपको सही कथन चुन के बताना है तीसरे नंबर का, और इसका सही कथन है साथियों ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी आपका सही है। कहने का मतलब दूसरा कथन सही है और पहला कथन यह आपका गलत है। चलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर लें, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके साथियों। तो हाल ही में जो भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिकी की सरकार के मध्य एक निवेश प्रोत्साहन समझौता, जिसको हम IIA पर हस्ताक्षर किए गए, यह वर्ष साथियों 1997, ध्यान रखिएगा साथियों 1997 में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच हस्ताक्षरित IIA का स्थान लेता है। और इसमें साथ में एक फैक्ट और आ जाता है, भारत में निवेश सहायता जारी रखने के लिए DFC के लिए II कानून की आवश्यकता होती है। जी हाँ साथियों, अभी आप पूछेंगे DFC क्या है साथियों, तो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। और II क्या है साथियों, तो वो इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। और साथियों ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो है वीडियो देखने के लिए और साथियों टेस्ट सीरीज की PDF प्राप्त करने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1.2 के सब्सक्राइबर साथियों जैसे ही पूरे होंगे आप लोगों तक PDF पहुंचा दी जाएगी साथियों। चलिए, बोगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है साथियों इसमें? तो पहला कथन, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास है। दूसरा कथन क्या है? इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया जाता है। चलिए और देख लेते हैं साथियों इसका, और इसमें से साथियों आपको सही आंसर जो है कोड चुन के बताना है साथियों, जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम जो कथन था आपका साथियों वह एकदम सही है। चलिए इसका जो मेन फैक्ट है साथियों, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच, नौसेना है साथियों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगो सागर का तीसरा संस्करण जो है साथियों यह 2024, जी हाँ साथियों ये 24 मई, आप लोग लिख लीजिए डेट, ये 24 मई और 2022, जी हाँ 2022 को बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में आयोजित किया गया। यह अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आयोजित किया गया था। बोगो सागर अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यासों और जंगी कार्रवाइयों के व्यापक स्पेक्ट्रम में संचालन के माध्यम से उच्च स्तर की पारस्परिकता तथा संयुक्त परिचालन कौशल को विकसित करना है साथियों। जी हाँ, और इसकी अगर थोड़ा सा और फैक्ट देख लेते हैं तो इसमें इस अभ्यास का समुद्री चरण दोनों नौसेनाओं के जहाज़ों का गहन सतही युद्ध अभ्यास, हथियारों का इस्तेमाल, फायरिंग अभ्यास, नाविक योजना विकास और सामरिक परिदृश्य में समन्वित हवाई संचालन में भाग लेने की सुविधा प्रदान है। जी हाँ,
चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। जी हाँ, प्रवाल विरंजक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कथन है, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले ज़ूज़ैथेले को अलग कर देता है। ठीक है। दूसरा कथन क्या है, प्रवाल विरंजक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। चलिए इसमें से आपको सही बताना है। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। जी हाँ, पहला और दूसरा, मतलब दोनों के दोनों जो कथन आपके दिए गए हैं प्रवाल विरंजक के संदर्भ में, वह एकदम सही है। चलिए देख लेते हैं कि प्रवाल विरंजक है क्या साथियों। जी हाँ, तो जो विरंजित प्रवाल मृत नहीं होते हैं, लेकिन उनमें भुखमरी और बीमारी का खतरा बना रहता है। पहला फैक्ट, जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले ज़ूज़ैथेले को अलग कर देते हैं। शैवालों की अनुपस्थिति में जो प्रवालों को रंग प्रदान करता है, प्रवाल पारदर्शी दिखाई देते हैं और उनके सफ़ेद कंकाल दिखाई देते हैं। इस प्रवाल विरंजक कहा जाता है। ठीक है। और अगर साथियों इसमें एक फैक्ट देख लेते हैं, जो प्रवाल विरंजक एक तनावयुक्त प्रतिक्रिया है तथा अलग अलग प्रवाल समूह गर्मी के किसी भी मौसम में कुछ हद तक विरंजक से पीड़ित होते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और विशेष चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक जो है प्रक्रिया है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है सेनेगल से लगती है, यह आपको बताना है। तो इसमें से आपको कूट चुनना है साथियों। इसका सही कूट है आपका ऑप्शन डी। जी हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब पहला जो ये सियरा जो है दिया गया है साथियों, यह नहीं है। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सेनेगल पश्चिम अफ्रीका के तट पर स्थित एक देश है जो पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर की सीमा पर स्थित है। चलिए ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मौसम से जानकारी जो इसमें बनती है साथियों, तो यहाँ मई से नवंबर तक दक्षिण पूर्वी पवनों का तीव्र प्रभाव के साथ वर्षा ऋतु होती है। दिसंबर से अप्रैल तक शुष्क मौसम में हरमट्टन जो पश्चिम अफ्रीका में एक गर्म शुष्क व्यापारिक पवन का प्रभाव रहता है। ध्यान रखिएगा साथियों, ये इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं साथियों। जी हाँ, रेड पांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, पहला कथन क्या है, सिंगालीला नेशनल पार्क भारत का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां रेड पांडा पाया जाता है। दूसरा, यह सिक्किम का राजकीय पशु है। तीसरा कथन क्या है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची सेकंड के तहत सूचीबद्ध है। इसमें से आपको सही कथन चुन के बताना है साथियों। तो इसका सही कथन है ऑप्शन बी, मतलब ये है कि दूसरा कथन आपका सही है। जी हाँ, बाकी पहला कथन आपका और तीसरा कथन गलत है। चलिए तो इसकी चर्चा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है साथियों। तो रेड पांडा छोटे जो वृक्षीय जो स्तनपायी हैं, जो जंगली बिल्ली आकार के होते हैं, चमकीले चेस्टनट के साथ इनकी पूंछ घुमावदार होती है। यह तो इसकी हो गई पहचान साथियों। चलिए और इसकी बात कर लें, तो यह जो है जैसे भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार के उत्तरी पहाड़ों तक दक्षिणी चीन के जंगलों में पाया जाता है। इसके कम से कम 2 संरक्षित क्षेत्र हैं आपके, एक सिंगालीला नेशनल पार्क और नेओरा वैली नेशनल पार्क में अभी भी दार्जिलिंग पहाड़ियों में जंगली पांडा, लाल पांडा की आबादी मिलती है। जी हाँ साथियों, ये इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट। और साथियों इसका देख लिया जाए तो यह सिक्किम का राज्य पशु भी है। लाल पांडा को लाल पांडा को IUCN, जी हाँ साथियों, कि इसकी रेड लिस्ट के तहत संकटग्रस्त जीवों की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही इसे भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची के तहत संरक्षण प्राप्त है, ना कि दूसरी अनुसूची के प्रति। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबद्ध निकाय है। ठीक है। दूसरा कथन क्या है, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष आधुनिक 1958 के अनुसार सार्वजनिक
सुविधाएं निर्माण की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें से आपको साथियों सही कथन चुन के बताना है, जिसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन बी, मतलब दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन आपका यह गलत है साथियों। चलिए चर्चा कर लेते हैं इसकी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण संस्कृति मंत्रालय के तहत एक निकाय है, ठीक है। इसमें जो है साथियों केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के आसपास निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के प्रबंधन के माध्यम से स्मारकों और स्थलों के संरक्षण हेतु प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया है, ठीक है। और साथियों NMA दिशा निर्देश में यह सुझाव देते हैं कि पुरातात्विक महत्व के किसी भी स्मारक के आसपास 5000 वर्ग मीटर से अधिक के निर्मित क्षेत्र के लिए विरासत प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आवश्यक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर आपका जो देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। दूसरा कथन, इसे खादी और ग्रामोद्योग योजना आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें से आपको सही कथन चुन के बताना है साथियों। और साथियों ऐसे ही इम्पोर्टेंट जो है टेस्ट सीरीज करने के लिए, और साथियों आपका जो है मैं दृष्टि IAS के साथ साथ विज़न IAS का भी टेस्ट सीरीज आप लोगों को कराऊंगा। और साथियों UP PCS, बिहार PCS, झारखंड PCS सभी की टेस्ट सीरीज साथियों जो है मैं आपके प्री और मेंस सभी के साथियों लेकर के आऊँगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, जिसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि दोनों के दोनों कथन आपके जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में एकदम सही हैं। चलिए इनकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों। तो इस कार्यक्रम जो है इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, एकदम सही है, ठीक है। यह राज्य स्तर पर यह योजना राज्य निदेशालयों, राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योगों केंद्रों और बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, ठीक है। और PMEGP के तहत केवल नई परियोजनाओं पर मंजूरी हेतु विचार किया जा रहा है। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक और वह कम से कम 8वीं पास हो, विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक और व्यापार सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए की अधिक लागत वाली परियोजनाओं हेतु वह पात्र माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन रॉय का पहला प्रकाशन था? ऑप्शन ए आपका है मीरात उल अखबार, ऑप्शन बी ब्रह्मपशोन, ऑप्शन सी तुहफात उल मुवाहिद्दीन, ठीक है, ऑप्शन डी गौड़ी व्याकरण। इसमें से आपको बताना है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो है पहला प्रकाशन कौन था। जी हाँ, तो यह आपका जो है साथियों 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं साथियों, तो इनको जो है बहुत ही जो है डीपली इनको देखते हैं। तो साथियों 22 मई, जी हाँ 22 मई 2022 को राजा राम मोहन रॉय की 250वीं जयंती थी। ध्यान रखिएगा साथियों 250वीं जयंती थी। और 22 मई 2023 को साथियों यह आपकी जो है 251वीं जो है जयंती हो रही है। इसके साथ ही राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का 50वां स्थापना दिवस भी था, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय जी को आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक और एक अथक समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत में ज्ञानोदय और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की। उनका जन्म साथियों, जन्म की डेट आप लोग ध्यान रखेगा तो 22 मई, जी हाँ 22 मई और 1772, जी हाँ साथियों ध्यान रखिएगा 22 मई 1772, जी हाँ 1772 जो है बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषाओं में पटना में हुई।
जहाँ उन्होंने कुरान, सूफी, रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो व एवं अरस्तू की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया। ठीक है। बनारस में उन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया। इन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर सेकंड की शिकायतों को ब्रिटिश सम्राट के समक्ष रखा तथा अकबर सेकंड द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन साथियों बन जाता है। उन्हें दिल्ली के एक नाममात्र मुगल सम्राट अकबर सेकंड द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी, जिसकी शिकायत राजा राम मोहन रॉय ने ब्रिटिश राजा के सामने प्रस्तुत की थी। इनका पहला प्रकाशन तो आपको पता ही है, फुतूत उल मुहाविदीन, देवताओं का एक उपहार, वर्ष 1803 में सामने आया था, जिसमें हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं जैसे रहस्योद्यान, भविष्यकर्ताओं और चमत्कारों आदि में विश्वास के संबंध में बताया गया है। और साथियों इनके अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं तो वेदांत, इनके अन्य प्रकाशनों में वेदांत आता है जो 1815 में था। जी हाँ, वेदांत आता है वो 1815 में था, ध्यान रखिएगा आप लोग साथियों। और इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट देख लें तो साथियों, तो जैसे ईशोपनिषद 1816 में आया। और एक बात और, संवाद कौमुदी एक बंगाली अखबार था साथियों जो 1821 में प्रकाशित हुआ था। ये काफ़ी क्वेश्चन बना इससे साथियों, मैं प्रीवियस ईयर देख रहा था तो साथियों ये जो है 2000 आपके जो है 17 के जो प्री का आपका एग्ज़ाम हुआ था इसमें क्वेश्चन आया हुआ था साथियों। और जैसे इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है साथियों ये मिरात उल अखबार साथियों, तो यह जो है एक फ़ारसी पत्रिका है जो 1822 में, जी हाँ साथियों ये ध्यान रखिएगा 1822 में था। और जो ब्रह्मोपसोन है साथियों ये 1828 में जो है प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और फतूत तो आपको पता ही है। और गौड़ी जो व्याकरण था साथियों यह 1826 में था। कब था साथियों? यह 1826 में था। इनकी साथियों आप लोग जो है डेट देख लीजिएगा। जी हाँ, इनकी जो है डेट देख लीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। भारत की सबसे बड़ी तैरती और ऊर्जा परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। साथियों आपको यह हमारा सेशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। यह 11 नंबर का क्वेश्चन है साथियों और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना, आपका जो है करेक्ट आंसर है साथियों। तो तेलंगाना में रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवॉल्टिक परियोजना भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है। राज्य के स्वामित्व वाली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने इस परियोजना को शुरू किया था। इसमें क्या होता है साथियों, इस संयंत्र को प्राकृतिक जलाशय में स्थापित किया गया है। इससे मूल्यवान भूमि संसाधनों की बचत होती और वाष्पीकरण को कम करके पानी का संरक्षण भी होता है साथियों। और साथियों इस सौर संयंत्र के सभी प्रमुख घटक स्वदेशी हैं जो भारत सरकार के मेक इन इंडिया मिशन में योगदान दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं साथियों। जी हाँ, परितंत्र, जी हाँ पारितंत्र सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, पहला कथन क्या है? विभिन्न पारितंत्र सेवाओं की कुल लागत में से लगभग 50% हिस्सा पोषक तत्वों के चक्रण का होता है। दूसरा, प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन परियोजना का कार्यान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इनमें से आपको एकदम सही क्वेश्चन बताना है साथियों और इसका सही क्वेश्चन है साथियों ऑप्शन डी आपका। जी हाँ, ऑप्शन डी है आपका, जिसमें जो है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। चलिए देखते हैं इसमें के साथियों यह आपके दोनों कथन गलत हैं। अब जब दोनों कथन गलत हैं तो इसके मेन जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है साथियों देख लेते हैं। तो प्राकृतिक पूंजी एवं लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की मूल्यांकन परियोजना का उद्देश्य भारत में इकोसिस्टम अकाउंटिंग के सिद्धांत और व्यवहार को आगे बढ़ाना है। यह रहा इसका पहला फैक्ट। जी हाँ, और यह यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित है और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जिसको बोलते हैं, और जैव विविधता सम्मेलन CBD के सचिवालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। इस परियोजना में भाग लेने वाले 5 देशों में से एक है भारत
इसमें अन्य देशों की अगर बात करें तो ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और मैक्सिको है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और 13 नंबर का साथियों क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी हाँ, और साथियों एक चीज़ मुझे और ध्यान आ रही है कि आप लोग कह रहे थे कि व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे जो है आप PDF उपलब्ध कराएंगे साथियों। तो साथियों मैं हर जो अपना टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ आपको, उसमें साथियों मैं व्हाट्सएप नंबर जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूँगा साथियों। इससे आप लोग हमें मैसेज कीजिएगा। और साथियों मैं आपका इसका जो है UPSC का एक ग्रुप बना दूँगा, UP PCS का ग्रुप बना दूँगा, और बिहार PCS का ग्रुप बना दूँगा साथियों। इससे ये होगा कि जो व्यक्ति जो है, जैसे आप अगर UP PCS की तैयारी करें तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। उसमें UP PCS के प्री मेंस जो है और CSET जितने भी पेपर आपके होंगे पूरे के पूरे पेपर जो है साथियों उस ग्रुप में डाले जाएंगे। और ठीक ऐसा ही बिहार PCS के साथ में होगा वाले ग्रुप में। और साथियों जो UPSC का ग्रुप होगा उसमें भी जो है ऐसे ही PDF डालेंगे, CSET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और पूरा जो है साथियों पूरी व्याख्या की जाएगी साथियों उनकी, ताकि जो समस्याएं आ रही हैं लोगों तक वो समस्याओं को दूर किया जाए साथियों। जी हाँ, तो चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी हाँ, चिनकुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह हिमालय में पाया जाता है। दूसरा कथन, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। जी हाँ, गठिया के उपचार में, या तो आप लोग जान ही गए होंगे गठिया एक रोग होता है साथियों। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। कहने का मतलब ये है कि पहला कथन आपका गलत है और दूसरा कथन आपका सही है। जी हाँ, ऑप्शन बी सही रहा आपका। चलिए तो इसकी व्याख्या करना ज़रूरी हो जाता है जब कोई गलत हो जाता है, ताकि आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट उसके जान सके साथियों। तो चिनकुरंजी, इसका वैज्ञानिक नाम जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्लूटा ट्रेवेनकोरिया। जी हाँ, ग्लूटा ट्रेवेनकोरिया पश्चिमी घाट के अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक स्थानिक प्रजाति है जो एनाकार्डियासी परिवार से संबंधित है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इसकी पुनर्सुई क्षमता में गिरावट आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी जनसंख्या में नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा सकती है साथियों। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो जनवरी महीने में फूल आते हैं साथियों। जी हाँ, कौन से? जनवरी महीने में। लेकिन इस प्रजाति ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रक्रिया में विस्तार की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। इस प्रजाति का एक औषधीय गुण भी है। क्या औषधीय गुण है? इसका उपयोग रक्तचाप को कम करने और गठिया के इलाज को करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी हाँ, कणकीय प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? कणकीय प्रदूषक केवल एरोसोल के रूप में होते हैं। दूसरा कथन, 10 माइक्रोन के बड़े कणकीय प्रदूषक नासिक मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसमें से आपको जो है सही कथन जो है चुन के बताना है। और जो लोग साथियों टेस्ट सीरीज पहली बार कर रहे हैं साथियों, उनको मैं बताता चलूँ, आपके जो ये आप कूट वाले क्वेश्चन साथियों ये देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा होती है आपके प्री में। जी हाँ, तो साथियों ऐसे ही टेस्ट सीरीज जो है करते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए साथियों। जी हाँ, तो 14 नंबर का सही आंसर साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब है केवल दूसरा। पहला आपका कथन गलत है, दूसरा आपका सही है साथियों। जी हाँ, तो देखते हैं कि कणकीय प्रदूषण होता क्या है। तो कणकीय प्रदूषण वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण एरोसोल या द्रवीय बूंदें होती हैं। ये वाहन उत्सर्जन, आग से निकलने वाले धुएं के कणों, धूल कणों और उद्योगों से निकलने वाली राख में मौजूद होते हैं साथियों। और इनकी बात करें साथियों तो 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषण नासिका मार्ग में जो है वो प्रवेश कर सकते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं। जी हाँ, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ साथियों, इसमें जो है आपको बताना है इसमें पहला कथन क्या है साथियों? इसके निर्माण को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा,
यदि कोई गंभीर त्रुटि है तो वह चुनाव के पूरा होने के बाद किसी भी चुनाव परिणाम की स्वतः समीक्षा कर सकता है। तीसरा कथन क्या है साथियों? तीसरा कथन आपका यह है, यह संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद की अयोग्यता के मामले में सलाहकार के रूप में काम करता है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है साथियों, और इसका साथियों सही आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, ऑप्शन ए आपका सही है, मतलब तीसरा कथन आपका सही है, बाकी दोनों कथन आपके गलत हैं साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं साथियों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका साथियों यह 16 देखते हैं। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ऑप्शन बी। जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, ऑप्शन डी। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इसमें से आपको सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, तो इस जो ये रिपोर्ट होती है साथियों, इसमें वनों की कटाई और अत्यधिक मछली पकड़ने को रोकने और जंगली प्रजातियों के व्यापार को बेहतर ढंग से विनियमित करने की बात जो है उठाई जाती है साथियों। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं साथियों। जी हाँ, एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर भूगोल के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है कहलाता है। ऑप्शन ए अनुकूली विकिरण, ऑप्शन बी चयनात्मक विकिरण, ऑप्शन सी जैविक विकिरण, ऑप्शन डी प्राकृतिक विकिरण। जी हाँ, इसमें से आपको सही आंसर बताना है साथियों, और इसका सही आंसर है साथियों अनुकूली विकिरण। जी हाँ, अनुकूली विकिरण। तो इसका जो है ये देख लेते हैं साथियों, इसका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है साथियों। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा साथियों। और इसका अन्य उदाहरण जो है ऑस्ट्रेलियाई जो मार्सुपियल होता है साथियों, जिसको हम शिशुधानी प्राणियों का है। अधिकांश जो है मार्सुपियल जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न एक पूर्वज प्रभाव से विकसित हुए, और वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत विकसित हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय डेनमार्क से घिरा हुआ नहीं है? नहीं है, यह ध्यान रखने वाला फैक्ट है। चलिए, ऑप्शन ए कील की खाड़ी, ऑप्शन बी रिंग कोबिंग फोजर्ट, ऑप्शन सी कोगे की खाड़ी, ऑप्शन डी बोथनिया की खाड़ी। और आपका सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी। जी हाँ, बोथनिया की खाड़ी, यह आपका जो है एकदम सही आंसर है साथियों, इसमें से मतलब गलत है। तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक देश है। यह जूटलैंड प्रायद्वीप और उत्तर सागर से 400 से अधिक द्वीपों को मिलाकर बना है, और यह दक्षिण में जर्मनी के साथ जो है साथियों सीमा साझा करता है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 19 देखते हैं साथियों। जी हाँ, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? वर्ष 2023 में CCI के संदर्भ साथ ही प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी। ऑप्शन दूसरा क्या है? CCI में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं जो सभी पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ऑप्शन सी। ऑप्शन तीसरा क्या है? CCI के सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इसमें से आपको सही आंसर जो है चुन के बताना है, और इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी। मतलब दूसरा और तीसरा आपका सही है, पहला आपका यह गलत है। जी हाँ, और गलत है तो क्या गलत है ये भी जान लेते हैं। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
जी हाँ साथियों, ध्यान रखिएगा। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 53A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में प्रतिस्पर्धा अपीली न्यायाधिकरण की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय साथियों कहाँ, दिल्ली में है। जी हाँ, इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। और इसके साथियों वही पद ग्रहण का जो समय है साथ मतलब 5 वर्ष की कार्यावधि होती है या फिर 65 वर्ष। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है साथियों आपका 20 देखते हैं। जी हाँ, 20 नंबर का क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको हम एड्स बोलते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका है, ह्यूमन मतलब एड्स मतलब HIV से संक्रमित व्यक्ति को निश्चित रूप से एड्स हो जाएगा। दूसरा कथन, एड्स के लिए एक नैदानिक प्रशिक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेट अरसे है। जी हाँ, जिसको हम एलिशा बोलते हैं, जो इसका एक प्रशिक्षण टेस्ट होता है साथियों। तो इसमें से कौन सा जो है सही आंसर है साथियों कथन आपका? तो इसका कथन साथियों ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। मतलब दूसरा कथन आपका सही है, पहला कथन आपका गलत है। अगर गलत है तो क्या गलत है ये भी हम देख लेते हैं। पहली बात तो जो HIV है इसके जो है वो रेट्रोवायरस नामक वायरस के समूह का एक सदस्य है जिसमें RNA जीनोम का एक आवरण होता है। ध्यान रखिएगा साथियों। जी हाँ, और यह आवश्यक नहीं होता है कि HIV से संक्रमित व्यक्ति को अवश्य ही एड्स हो जाए, यह जो है नहीं होता है, पक्की बात नहीं होती। जी हाँ, और साथियों ये आपको एक सन बताया दे रहा हूँ, यह आपको एड्स से संबंधित काफ़ी इससे क्वेश्चन फंसे हैं साथियों। जी हाँ, तो 1981 में पहली बार जो है एड्स जो है दर्ज किया गया था साथियों। जी हाँ, पहली बार। और एड्स के लिए एक नैदानिक प्रशिक्षण एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेट अरसे है। जी हाँ, जिसको हम एलिशा बोलते हैं साथियों। जी हाँ, और जैसे इसके अगर संपर्क की तो पता ही होगा आप लोगों को संपर्क किस तरीके से मतलब किस तरीके से इसका संक्रमण फैलता है, तो उसकी मैं बात नहीं करूँगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 21 देखता हूँ। जी हाँ, ड्रैगन फ्रूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मैक्सिको का स्थानीय फल है। दूसरा, भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। तीसरा, इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। जी हाँ साथियों, 21 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर साथियों जो है आपका कथन होगा ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी। कहने का मतलब ये है केवल 1 और 3। जी हाँ, ये फिर से आते हैं इसी पर, केवल 1 और 3। जी हाँ, मतलब पहला सही है आपका और तीसरा सही है, और जो दूसरा है साथियों ये मणिपुर वाला, यह आपका गलत है। और अगर गलत है तो इसके बारे में भी चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है, और इसके मतलब इससे ये होता है ना, ड्रैगन फ्रूट को जो है कई लाभ होते हैं इससे स्वास्थ्य को, तो इसे एक विशेष फल के रूप में मान्यता दी गई है। खास करके या जैसे जो डायबिटीज़ होते हैं जिसको मधुमेह रोगियों के लिए उपयुक्त है, जो कैलोरी को कम और आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। जी हाँ, और इसमें एक खास बात है कि इस पौधे में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, सूखी भूमि पर इसकी खेती की जा सकती है साथियों। और इस समय की अगर बात की जाए साथियों तो इस फल की खेती में मिज़ोरम सबसे आगे है। जी हाँ, और यह साथियों जो है मैक्सिको का एक स्थानीय फल है, और अब जो है मुख्य रूप से वियतनाम में भी उत्पादित हो रहा है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और जो है 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जी हाँ, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन जो है इसमें से सही है FDI में? जी हाँ, ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉरिशस भारत में FDI प्रवाह के शीर्ष देश के रूप में उभरा है। ऑप्शन बी, वित्त वर्ष 2021-22 में कर्नाटक को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी, रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग में 100% FDI की अनुमानित है। ऑप्शन डी, लॉटरी व्यवसाय में 49% तक FDI की अनुमति है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर है आपका साथियों ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही है। और साथियों जैसे रक्षा क्षेत्र में जो स्वचालित जो मार्ग है जिसमें 74% तक जो है FDI की अनुमति है,
जबकि 74% से अधिक जो अनुमति होती है एफडीआई की, वह सरकारी अनुमति की जो है सरकार के माध्यम से लेनी होती है। कुछ उद्योग जैसे जहाँ पे एफडीआई के तहत जो है कठोरता से जो है वो वर्जित हैं, जिसमें जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन, कोई भी जुआ या सट्टेबाजी व्यवसाय होता, लॉटरी है, ऑनलाइन है, निजी है या सरकारी कोई भी हो, चिट फंड में निवेश, निधि कंपनी है, और साथ में जैसे कृषि वृक्षारोपण गतिविधियाँ और आवास या रिटेल असिस्टेंट जैसे और टीडीआर्स में ट्रेडिंग वगैरह, श्रृंगार है, सिगरेट या अन्य जैसे कोई भी जो है नशे से संबंधित उद्योग जो है साथियों, या जो पूर्ण रूप से एफडीआई के तहत वर्जित है साथियों। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? उद्विकास के दौरान ऐसे जीव जो बेहतर रूप से अनुकूल करने में सक्षम नहीं होते, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। दूसरा कथन क्या है? यह दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। इसमें से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। जी हाँ, 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मतलब ये है ऑप्शन बी सही है, मतलब दूसरा आपका सही है, पहला आपका यह गलत है साथियों। जी हाँ, चलिए इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं, फिर भी जो है थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। तो मिस्र जीव संख्या में जो अनुकूलित हो गया है वह बचा रहा है एवं उसकी संख्या बढ़ती गई है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी जीव का पूर्ण विनाश नहीं होता है। जी हाँ साथियों, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो है 24 पे आते हैं साथियों। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। पहला कथन क्या है? उन्होंने वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की। ऑप्शन बी, वह महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से जुड़े थे। ऑप्शन सी, वर्ष 1908 में गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। ऑप्शन डी, उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद लोगों का समाचार पत्र की शुरुआत की। इसमें से आपको सही आंसर बताना है साथियों, और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, मतलब उन्होंने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। अब साथियों नोट करने के लिए आप लोग बैठ जाइए, क्योंकि इससे जो है कई क्वेश्चन आए प्री में आपके। जी हाँ साथियों, तो चलिए गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में हम पहले जान लेते हैं साथियों। तो ये 9 मई, जी हाँ 9 मई 1866, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1866 को वर्तमान महाराष्ट्र तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे, उसके कोटलुक के गांव में हुए थे। जी हाँ, इनकी जो जन्मस्थली है। और गोखले ने सामाजिक सशक्तिकरण, शिक्षा के विस्तार और 3 दशकों तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में की दिशा में कार्य किया तथा प्रतिक्रियावादी या क्रांतिकारी तरीकों के इस्तेमाल को खारिज किया। और इसकी बात करते हैं इम्पोर्टेंट, तो वर्ष 1899 से 1902 के बीच वह बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे, और वर्ष 1902 से लेकर अपनी मृत्यु तक, मतलब 1915 तक उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कार्य भी किया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में काम करने के दौरान गोखले ने वर्ष 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों। ध्यान रखिएगा, ये जो 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार था। और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे और वर्ष 1889 में शामिल हो गए थे उसमें। और वह जो है बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था उसके अध्यक्ष भी थे। यह जो है भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी? 1905 में की थी, ध्यान रखिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, उसके बाद में अगर बात की जाए तो वह जो महादेव गोविंद रनाडे द्वारा शुरू की गई सार्वजनिक सभा पत्रिका से भी जुड़े थे। और वर्ष 1908 में गोखले ने रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना भी की। उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र द हितवाद, ध्यान रखिएगा साथियों, द हितवाद जो है लोगों का समाचार पत्र की शुरुआत की थी साथियों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़े हुए, जो यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी या
बिहार पीसीएस। लगभग में जो है आपको क्वेश्चन देखने को इनसे मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर जो है साथियों ये 25 नंबर का देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के घटक हैं, आपको बताना है। जी हाँ, तो इसमें से जो है 25 नंबर का जो है साथियों इसका ऑप्शन जो है डी सही है, मतलब पांचों के पांचों जो है वो धूम कोहरे के घटक हैं। पहला क्या है, ओजोन, दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, तीसरा एक्रोलीन, चौथा फॉर्मेल्डिहाइड और पांचवा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। जी हाँ, यह जो है धूम कोहरे के घटक हैं। अगर हैं तो इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं साथियों। तो धूम कोहरे के प्रभावों की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ओजोन और पॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट दोनों ही आँखों में जलन पैदा करने वाले शक्तिशाली घटक होते हैं। ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड नाक एवं गले में जलन पैदा करते हैं और उसकी उच्च सांद्रता सिर दर्द, सीने में दर्द, गले का सूखापन, खांसी और सांस लेने में कठिनाई का कारण बनती है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से रबड़ में दरारें आ जाती हैं एवं ये पादप जीवन को व्यापक क्षति पहुंचाते हैं। जी हाँ साथियों, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। और क्वेश्चन नंबर जो है 26 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 180 देशों में से 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 ने देश के भीतर और देश के मध्य ध्रुवीकरण की जानकारी प्रदान की है। तीसरा कथन क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रकाशित करने वाला देश संगठन पेरिस में स्थित है। जी हाँ, 26 नंबर का क्वेश्चन है साथियों और इसका आपका ऑप्शन सी एकदम सही है। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका एकदम सही है साथियों, मतलब पहला आपका गलत है और दूसरा और तीसरा आपका सही है। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका आ गया साथियों, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यह जो है यह पेरिस में स्थित संगठन है, बिल्कुल सही है। रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। जी हाँ, यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों की पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है और सूचकांक से पता चलता है कि ध्रुवीकरण में दोगुनी वृद्धि हुई है। जी हाँ, और जो सूचना की अराजकता के कारण बढ़ी है, अर्थात मीडिया ध्रुवीकरण देशों के भीतर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के मध्य विभाजन को बढ़ावा देता है साथियों। जी हाँ, और अगर इसकी हम बात करें तो देशों की रैंकिंग 0 से 100 तक स्कोर तक आधारित होती है, जिसमें 100 सर्वश्रेष्ठ स्कोर संभव स्कोर प्रेस स्वतंत्रता का उच्चतम संभव स्तर है, 0 सबसे खराब स्तर का प्रदर्शित करता है साथियों। और इसके मूल्यांकन का कुछ जो है नियम है साथियों, उसमें जो है फैक्ट हैं तो राजनीतिक संदर्भ, दूसरा कानूनी ढांचा, तीसरा आर्थिक संदर्भ और चौथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। जी, सूचकांक में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ, जो वर्ष 2021 के 142वें से 8 स्थान नीचे आ गया है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 27 देखते हैं साथियों। जी हाँ, अपरदाहरी। जी हाँ, अपरदाहरी जिस प्रक्रिया द्वारा अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं उसे कहते हैं। जी हाँ, आपको बताना है। ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी खजनीकरण, ऑप्शन डी खंडन, ऑप्शन सी खंडन, ऑप्शन डी ह्यूमिफिकेशन। जी हाँ, इसमें से आपको सही साथियों बताना है। 27 नंबर का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर साथियों आपका ऑप्शन सी। जी हाँ, खंडन। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, जो ह्यूमिफिकेशन जो है साथियों, इसका हम ये गलत हो गया आपका, तो ह्यूमिफिकेशन की चर्चा हम करेंगे साथियों। तो ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टलीय रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, और साथियों हम देख लेते हैं, इसको अपचयन कहते हैं। अपचयन की प्रक्रिया क्या है, तो बैक्टीरिया एवं कवकीय एंजाइम अपरदों
को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है। और जो है खंडन साथियों क्या है, तो अपरदाहरी जैसे कि केचुए अपरद को छोटे छोटे खंडों में खंडित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। जी हाँ। खनिजीकरण अगर देख लें साथियों कि खनिजीकरण क्या होता है, तो ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है और जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं उन्हें मुक्त करता है। जी हाँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है 28 देखते हैं। जी हाँ। भारत में उच्च रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, उच्च रक्तचाप का प्रसार राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तरी राज्यों में अधिक है। ऑप्शन दूसरा कथन क्या है, भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल IHCI का लक्ष्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप के प्रसार को 25% तक कम करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है साथियों। 28 नंबर का क्वेश्चन है और इसका कथन जो है ऑप्शन बी आपका सही, मतलब दूसरा कथन आपका सही है और पहला कथन आपका यह गलत है। चलिए इसकी भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रक्तचाप शरीर की धमनियों द्वारा शरीर की प्रमुख रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा लगाए जाने वाला बल है। जी हाँ। हाइपरटेंशन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब रक्तचाप बहुत अधिक हो जाता है साथियों। जी हाँ। और अगर हम बात कर लें इसकी, तो दक्षिणी राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में उच्च रक्तचाप का प्रसार अधिक है। केरल में 32.8% पुरुषों को और 30.9% महिलाएं हैं। और तेलंगाना के बाद सबसे अधिक ऐसे लोगों की संख्या केरल में थी। जी हाँ। देश में 21.3% महिलाएं और 15 वर्ष से अधिक आयु के 24% पुरुषों में हाइपरटेंशन की समस्या है। जी हाँ। यह कार्यक्रम जो है साथियों नवंबर 2017 में शुरू किया गया था साथियों। जी हाँ। और लगभग में 52 जिलों में इसे विस्तारित किया गया है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है साथियों वह जो है 29 देखते हैं साथियों। जी हाँ। भारत में रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित जो है युग्मों पर विचार कीजिए। जी हाँ साथियों, एक तरफ जो है रामसर साइट दी गई है, दूसरी तरफ अवस्थित दी गई है साथियों। यह आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है साथियों और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म सही हैं। जी हाँ। ऑप्शन बी जो है केवल आपके जो है साथियों 2 युग्म सही हैं, और इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से युग्म जो है आपके सही हैं साथियों। जी हाँ। तो जो तम्पारा जो है साथियों दिया गया है इसमें, तो इसको देखते हैं साथियों। तो जो साथियों आपकी असुपा झील है साथियों वह ओडिशा में अवस्थित है, तो यह आपका सही हो गया। और वड्डूवुर जो पक्षी अभयारण्य है साथियों, जी हाँ वड्डूवुर पक्षी अभयारण्य वह साथियों जो है तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही हो गया। और जो हाईकम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है साथियों यह मेघालय में नहीं है, इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा साथियों, यह जम्मू कश्मीर में है। जी हाँ। वह जो है साथियों जम्मू कश्मीर में है। जी हाँ जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और आपका साथियों रह गया चित्रकूट पक्षी अभयारण्य। जी हाँ। और यह साथियों कर्नाटक में ना होकर के यह भी साथियों जो है तमिलनाडु में है। जी हाँ कर्नाटक नहीं है, यह जो है तमिलनाडु में है साथियों। और साथियों अगर इनकी बात कर ली जाए साथियों, तो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर भारत में कुल 75 रामसर स्थलों की संख्या को पूरा करने के लिए रामसर सूची जो है में 11 जो है आर्द्रभूमियों को जोड़ा गया। और सबसे अधिक जो रामसर साइट्स हैं साथियों वह तमिलनाडु में है, और उसके बाद जो है 10 रामसर साइट्सों के साथ में साथियों यूपी का स्थान है। जी हाँ साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखते हैं। जी हाँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, एक वेट बल्ब तापमान WBT रुद्धोष्प संतृप्ति का तापमान है। दूसरा, एक ड्राई बल्ब तापमान परिवेशी वायु तापमान को संदर्भित करता है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है साथियों, कौन सा कथन आपका सही है। तो इसका साथियों ऑप्शन सी आपका सही है, मतलब दोनों के दोनों जो है कथन आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए
तो थोड़ा सा जो है वेट बल्ब तापमान देख लेते हैं। तो वेट बल्ब तापमान सबसे कम तापमान होता है इसका, जिससे हवा में पानी के वाष्पीकरण द्वारा निरंतर दबाव में हवा को ठंडा किया जा सकता है साथियों। जी हाँ। और जो ड्राई बल्ब तापमान है, तो ड्राई बल्ब तापमान, जिसे आमतौर पर हवा का तापमान भी कहा जाता है, वायु का वह गुण है जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जब लोग हवा के तापमान का उल्लेख करते हैं तो वे आमतौर पर ड्राई बल्ब के तापमान की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है 31 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर कार्य करती है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी लेन देन परिवर्तनीय है। तीसरा, अल साल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला एकमात्र देश है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। और यह साथियों 31 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, मतलब पहला आपका सही है, बाकी दोनों आपके गलत हैं। जी हाँ, तो जो आपका जो है अगर गलत है तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। जी हाँ, तो ब्लॉकचेन एक विशिष्ट प्रकार की डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है जो इसका उपयोग करने वाले बिटकॉइन की लोकप्रियता के साथ प्रमुखता से उभरी हुई है। जी हाँ, बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी लेन देन में एन्क्रिप्ट करने के लिए कोड का उपयोग करती है और उन्हें ब्लॉक में स्टक कर ब्लॉकचेन का निर्माण करती है साथियों। जी हाँ, अगर बात की जाए तो हाल ही में अफ्रीकन रिपब्लिक अल साल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को एक आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है साथियों। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 देखते हैं साथियों। और साथियों इसकी PDF पाने के लिए साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथियों हमारे WhatsApp नंबर से जुड़िए या फिर हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। जी हाँ, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूलन के कारण विभिन्न दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है, आपको इसमें से बताना है। ऑप्शन ए सादृश्यता, ऑप्शन बी विभिन्न उद्विकास, ऑप्शन सी संतृप्त विकास, ऑप्शन डी प्रतिकृति। जी हाँ, इसमें से आपको सही आंसर बताना है, और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। जी हाँ, विभिन्न उद्विकास। जी हाँ, विभिन्न उद्विकास जो है साथियों ऑप्शन बी आपका एकदम सही है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 33 देखते हैं। जी हाँ साथियों 33 देखते हैं। निम्नलिखित गैसों पर विचार कीजिए। पहला हाइड्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा जल वाष्प, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड और पांचवा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान उपर्युक्त में से कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं, यह आपको बताना है, और इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी। कहने का मतलब ये है कि सभी जो गैसें दी हुई हैं साथियों वो कोयला गैसीकरण की प्रक्रिया में के दौरान जो है साथियों वो जो गैसें उत्पन्न होती हैं साथियों। जी हाँ, और भी इसके साथ में देख लेते हैं साथियों। तो कोयला गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल गैस बनाने के लिए कोयले को वायु, ऑक्सीजन वाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है साथियों। जी हाँ, इस गैस का उपयोग पाइप्ड प्राकृतिक गैस मीथेन और अन्य के स्थान पर ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। जी हाँ, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 देखते हैं। जी हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एस्केरिश एक आंतों का परजीवी है जो एस्कारिसिस का कारण बनता है। दूसरा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मानव की बड़ी आंत में पाए जाने वाला एक प्रोटोजोआ परजीवी है जो अमीबियासिस अमीबिक पेचिस का कारण बनता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो 34 नंबर का जो है सही आंसर है साथियों ऑप्शन डी, मतलब कि दोनों के दोनों कथन आपके गलत हैं, मतलब जो है एक तरीके से इसमें सही है लेकिन ऑप्शन के अनुसार गलत हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों,
और क्वेश्चन नंबर जो है 35 देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था साथियों, इसलिए छोड़ रहा हूँ इसको। जी हाँ, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? मुद्रा की मूल्य वृद्धि का एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत बाजार की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। दूसरा, अवमूल्यन विदेशियों के लिए देश के निर्यात को अपेक्षाकृत कम महंगा बनाता है। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, यह बताना है। जी हाँ, तो 35 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और इसका जो है ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, मतलब दूसरा आपका कथन सही है और पहला कथन गलत है साथियों। जी हाँ, और पहला कथन अगर गलत है तो इसके बारे में चर्चा की जाएगी साथियों, ताकि आपके जो फैक्ट जो है साथियों जो क्लियर हो सकें। तो जो साथियों मूल्यह्रास है, तो मूल्यह्रास यानी किसी परिसंपत्ति के मूल्य में कमी प्रतिकूल बाजार स्थितियों जैसे अन्य कारणों से प्रेरित हो सकता है। मशीनरी, उपकरण, मुद्रा आदि परिसंपत्तियों के कुछ उदाहरण हैं जो एक विशिष्ट अवधि में मूल्यह्रास की संभावना रखते हैं। जी हाँ, एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत बाजार की शक्तियाँ मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन उत्पन्न करती हैं, जिसे मुद्रा मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि के रूप में जाना जाता है साथियों। जी हाँ, और अगर थोड़ी सी इसकी चर्चा की जाए साथियों, तो अवमूल्यन एक प्रमुख प्रभाव यह है कि यह मुद्राओं की तुलना में घरेलू मुद्रा को सस्ता बनाता है साथियों। जी हाँ, यह जो है मूल्यन का एक प्रभाव है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है 36 देखते हैं। जी हाँ, हाल ही में समाचारों में रही काराकोरम विसंगत संबंधित है। ऑप्शन ए, आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों को पीछे हटने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि। बी, काराकोरम रेंज में हिमस्खलन की घटनाओं में वृद्धि। ऑप्शन सी, काराकोरम पहाड़ों में दुर्लभ प्रवासी पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति से। ऑप्शन डी, उच्च तुंगता पर स्थित पर्वतमालाओं की तुलना में काराकोरम रेंज में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियरों का अधिक पिघलना। 36 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका, और इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट एक फैक्ट देख लेते हैं साथियों कि काराकोरम विसंगति जो है वो हिमालय की अन्य निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं और दुनिया की अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं में हिमनद के घटने और विपरीत केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियरों की स्थिति के विपरीत केंद्रीय काराकोरम में ग्लेशियरों की स्थिरता को असंगत वृद्धि के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फैक्ट आप ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है आपका देखते हैं 37। जी हाँ साथियों, 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? मानव अपशिष्ट में एस्चेरिचिया कोलाई और स्ट्रेप्टोकोकस फेकेलिस जैसे विषाणु होते हैं जो जठर आंत्र संबंधी रोग के कारण बनते हैं। दूसरा, यदि जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 6 ppm पार्ट्स पर मिलियन से अधिक हो तो मछलियों का विकास बाधित हो जाता है। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है यह बताना है। तो इसका जो है ऑप्शन है, मतलब पहला कथन आपका सही है और दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन जो है देखते हैं साथियों इसमें, तो पैथोजेन, जी हाँ, जो पैथोजेन है साथियों या रोगजनक सबसे गंभीर जल प्रदूषक है। जी हाँ, और रोगजनकों में विषाणु एवं अन्य जीव शामिल हैं जो घरेलू सीवेज और पशु पक्षी अपशिष्ट द्वारा जल में प्रवेश करते हैं। जी हाँ, और जल में ऑक्सीजन या तो वायुमंडल के माध्यम से या दिन के समय विभिन्न जलीय हरे पौधों द्वारा संपन्न प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचती है साथियों। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों, और क्वेश्चन नंबर जो है 38 देखते हैं साथियों। जी हाँ, हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन क्या है? एशियाई मीडिया ग्रुप। ऑप्शन बी, रिपोर्टर्स सैन्स फ्रंटियर्स। ऑप्शन सी, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, साउथ ईस्ट इंडिया रेगुलेटरी नेटवर्क। जी हाँ, इसमें से आपको सही कथन जो है, मतलब सही ऑप्शन जो है साथियों चुनकर बताना है, और इसका सही आंसर है साथियों आपका ऑप्शन सी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि 17वां एशिया जो मीडिया शिखर सम्मेलन है साथियों
वह जो है इंस्टीट्यूट जो है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट ने अपने भागीदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है, और साथियों बात कर लें इसकी, तो वर्ष 1977 में इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तत्वाधान में हुई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करने वाला एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसकी मेज़बानी मलेशिया सरकार द्वारा की जाती है और इसका सचिवालय जो है कुआलालंपुर में जो है स्थित है साथियों। जी हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है साथियों आपका 39 देखते हैं। जी हाँ, कर्क रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? घातक ट्यूमर प्रोटोफेरेटिंग कोशिकाओं का एक द्रव्यमान समूह है जिसे नियोप्लास्टिक कहा जाता है। दूसरा, एक्सरे और गामा किरणों जैसे आयनीकारी विकिरणों से नियोप्लास्टिक परिवर्तन होता है। इसमें से आपको सही आंसर साथियों चुनकर बताना है। जी हाँ, कौन सा कथन सही है? तो 39 नंबर का क्वेश्चन है साथियों और इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन सी सही है। मतलब ऑप्शन सी दोनों के दोनों जो है आपके कथन जो है साथियों यह एकदम सही है साथियों। जी हाँ, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर जो है आपका साथियों 40 देखते हैं। जी हाँ, 40 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रहे लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसमें से आपको सही जो है बताना है साथियों कि इसका जो है लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर में। जी हाँ, तो भारत का पहला जो लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह में आयोजित हुआ था। भद्रवाह में देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन भी अवस्थित है साथियों। जी हाँ, और जो लेवेंडर वाटर है साथियों, लेवेंडर वाटर जो लेवेंडर के तेल से अलग होता है, अगरबत्ती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोसोल जो फूलों में आशवन के बाद बनता है का उपयोग साबुन और रूम फ्रेशनर बनाने के लिए किया जाता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और क्वेश्चन नंबर जो है 41 देखते हैं साथियों। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से संघाई सहयोग संगठन एससीओ के सदस्य नहीं हैं? यह आपको बताना है। पहला है कजाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा श्रीलंका, चौथा रूस, पांचवा पाकिस्तान। इसमें से आपको जो है सही जो है कोड चुनकर बताना है साथियों। जी हाँ, और इसका सही जो है साथियों ऑप्शन बी आपका सही है, मतलब दूसरा और तीसरा। जी हाँ, दूसरा और तीसरा नहीं, मतलब नेपाल आपका नहीं है साथियों और श्रीलंका नहीं है। बाकी अगर संघाई सहयोग संगठन की बात की जाए तो कजाकिस्तान भी है, रूस भी है और साथियों पाकिस्तान भी है। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि संघाई सहयोग संगठन है क्या। तो संघाई जो सहयोग संगठन जो है इसका गठन जो है साथियों 2001 में हुआ था। जी हाँ, इसका गठन जो है और 2001 में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन का विशाल यूरेशियाई क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बहुपक्षीय संघ के रूप में स्थापित किया गया था साथियों। जी हाँ, वर्ष 2001 में एससीओ की स्थापना में पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तंजानिया संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे साथियों। जी हाँ, और अगर इसकी थोड़ा सा देख लिया जाए साथियों तो एससीओ के 2 स्थायी निकाय हैं। बीजिंग में एससीओ का सचिवालय है और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन की कार्यकारी समिति है साथियों। जी हाँ, और साथियों अगर एससीओ की बात की जाए तो एससीओ में वर्तमान में 8 देश शामिल हैं। पहला कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान है। जी हाँ साथियों, हाल ही में इस संगठन में ईरान को भी शामिल जो है करने की मंजूरी दी गई है साथियों। तो साथियों आप लोग हमें
जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह जो है सेशन कैसा लगा, और साथियों इसका सेकंड जो पार्ट है वह साथियों कल आएगा। तो साथियों आप लोग जो है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। जय हिंद।